नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज कैनवास में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नैनवा में आरडी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। लगातार 2 महीनों से स्थायी शिक्षक की नियुक्ति न होने, रोज नए नए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे नाराज होकर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और विरोध दर्ज कराया। आक्रोशित ग्रामीण ट्रैक्टरों में भरकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है और भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द स्थायी शिक्षक नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नैनवा से मनोज योगी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनवा में गौ तस्करी मामले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। थाना क्षेत्र के बाछोला गांव में 14 जनवरी को हुई घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घटना को इतने दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर बजरंग दल विभाग संयोजक लक्की चोपड़ा, पवन गौतम, संजय नागर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रदर्शन के चलते इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। नैनवा से मनोज योगी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के खानपुर क्षेत्र के पनवाड़ कस्बे से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां देवली अरनिया स्टेट हाईवे पर स्थित एक खेत में रखे भूसे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे भूसे के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार ये भूसा किसान लालचंद मेहता का था, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग से किसान को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अग्निशमन विभाग को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन दमकल गाड़ी करीब 1 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे आग और अधिक फैल गई। इस देरी को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली। आग की लपटें पास में रखे रघुनाथ कालवेलिया के गेहूं के भूसे तक भी पहुंच गए, जिससे उनका भी नुकसान हुआ। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ से सुनील गौतम की रिपोर्ट। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को हुई दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी महिला ने अपनी ही 4 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक कराई। आरोपी महिला का मेडिकल परीक्षण भी करवा लिया गया और उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को मृतका के ताऊ सूरज सैनी ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि सभी एक ही मकान में रहते हैं। सुबह करीब 6 बजे बच्चों को स्कूल के लिए आवाज लगाई गई, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो आरोपी महिला शीला के हाथ कटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। तो वहीं पास में 4 वर्षीय बच्ची गरिमा अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। परिजन तुरंत दोनों को राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि बच्ची की मौत गला दबाने से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजगढ़ से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 16 जुलाई 2017 की मॉर्निंग में एक घटना घटी थी। इसमें 4 साल की बच्ची है, जिसको उसकी माँ ने ही इसको मार दिया था। 17 अप्रैल पर मुकदमा हुआ था और जिससे मुलजिमा जो लेडी है माँ, उसको आज अरेस्ट किया है। यहाँ मौके पे घटना स्थल पर तस्दीक कराया है। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। खेड़ली कस्बे के शेरावाली चौराहे के पास इस स्कूली वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वैन में करीब 15 छोटे छोटे बच्चे सवार थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार अंजलि पैलेस स्थित राधा कृष्णन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राइवेट वैन छुट्टी के बाद बच्चों को मोती का नगला छोड़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि वैन को ड्राइवर मुकेश मीणा चला रहा था। रास्ते में शेरावाली चौराहे से पहले डेस्क बोर्ड की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे अचानक धुआं और आग उठने लगी। वैन से धुआं उठता देख बच्चों में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की। राजू और जमनालाल सैनी ने साहस दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और पानी डालकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय पर बचाव नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। खेड़ली से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की समस्याओं के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। जिले के मोती डूंगरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान जूली ने भिवाड़ी में हुई घटना को बेहद शर्मनाक बताया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाना भी जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जूली ने कहा कि प्रदेश में लूट, फायरिंग और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ने से आमजन में भय का माहौल है। अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। पानी की समस्या पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि ईआरसीपी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की मांग उठाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो विपक्ष आंदोलन करेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। व्यवस्था पे तो फोकस नहीं है ना इस सरकार का। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, दिन भर जो है बयानबाजी चलती रहती है, इसके अलावा लेना देना कुछ है नहीं। और चारों ही तरफ जो है हालत खराब है। कानून व्यवस्था की, यहाँ नाबालिग बच्ची से भी बलात्कार हुआ रैनी के अंदर, और जिस प्रकार के हालात बने, आज भी रोजाना हम देखते हैं तो अखबार पढ़े हैं। पूरे प्रदेश की हम बात करें तो बांसवाड़ा में किस प्रकार से मर्डर किया गया, आगजनी वहाँ पे हो रही है। ये जहाँ मर्जी सरेआम गोलियां चल रही है, जहाँ मर्जी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, रोजाना ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है, तो कानून व्यवस्था नजर कहाँ आती है। और वो इनकी प्रायोरिटी भी नहीं है इस सरकार की, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो है कुर्सी बचाने में। रोजाना दिल्ली जाते हैं, हाजिरी मारते हैं कि कुर्सी बची रहे। पंचकुला में रिफाइनरी में इतनी बड़ी आगजनी है, सरकार उसकी जांच भी करा रही है। हालांकि देखिए, आज तक के इतिहास में कभी रिफाइनरी बनते ही आग नहीं लगी, कभी भी आज तक। विश्व की पहली घटना है जिसमें आग लगी हो। नई रिफाइनरी में आग लगना बहुत ही मैं समझता हूँ चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया ही क्या हुआ है वो ही पता नहीं चला है। ये नहीं पता चला कि अभी जांच कौन कर रहे हैं, किस एजेंसी से जांच करा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। डिले करना, 5 साल डिले किया है, उसकी लागत दुगनी हो गई, 80,000 करोड़ रुपए लागत पहुंच गई, जो पहले 37,000 करोड़ थी, और फिर आग और लग गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान जिस प्रकार के दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि अभी भी ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाते रहो और अपनी जिम्मेदारी से बचते रहो वाली नीति अपना रहे हैं। अलवर में सीटीएस का भी सर मामला चल रहा था, उसमें भी अभी दोबारा सब जगह से जो आपत्तियां मांगी थी, उसके बाद नया तो अभी कोई मेरी जानकारी में आया नहीं है। सब लोगों ने आपत्ति इस पर दर्ज करा दी है। पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, पानी लोग मांग जाते हैं, मुकदमा दर्ज होता है। देखिए, तानाशाही है यहाँ। पानी के लिए तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ईआरसीपी जब तक नहीं आएगी, जब तक मैं कह रहा हूँ अलवर के आसपास का जो भी इलाका है, जो 13 जिले हैं, इनका भला नहीं हो पाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये शुरू हो। 2.5 साल तो निकल गई। इस सरदार नवनेरा दोनों बांध हम लोगों ने बना दिए थे, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी जो काम चल रहा है वो एकदम कछुआ गति से चल रहा है। ये तो जो 10-20 साल लग जाएंगे जब तक ये पानी आएगा, तो जब तक तो लोग मर जाएंगे पानी से। पानी के लिए जैसे जनता रोड पर उतरे, ठीक है, अधिकारियों की विपक्ष साथ है जनता के लिए। मैं तो खुद जब जिला अध्यक्ष था, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और हमारा राज था जब हमने बहुत प्रयास किए थे यहाँ पे पानी के लिए। हमने 12 वीयर की पूरी खुदाई भी करवाई थी, यहाँ पूरी चैनल जो है उसको साफ करवाया था, बोरिंगें भी करवाई थी, आसपास पूरे इलाके के अंदर बोरिंगें करके अलवर के अंदर भी पानी लाने का काम किया था। ईआरसीपी भी मंजूर करवाई थी, और ईआरसीपी में सरदार नवनेरा बांध भी हमारे समय में बने थे। ये गलत है। ऐसे तो जनता आवाज नहीं उठा पाएगी। ये तो तानाशाही चल रही है ना, ये तो ऊपर से ही चल रही है। मोदी जी जहाँ से चल रहे, कोई भी खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दो। छोटी लेवल का है तो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर तो कोई डिमांड ही नहीं कर पाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भासोर गांव में नवजात मृत भ्रूण मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार स्वामीनारायण मंदिर के पास एक मृत भ्रूण पड़े होने की सूचना पुलिस को फोन के जरिए मिली। सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया। थाना अधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और मृत भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद भासोर गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भ्रूण वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे क्या कारण रहे। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। भासोर गांव से एक इतला मिली, जरिए टेलीफोन मिली कि वहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर के पास एक भ्रूण मिला है। तो इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है
और वहाँ पंचायत के माध्यम से जो मौके की कार्रवाई की गई है और वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से ड्रोन को या सागवाड़ा हॉस्पिटल लाया गया है, जहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस पर जांच कर पता लगाया जाएगा क्या मामला है। डूंगरपुर जिले में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सर्किट हाउस परिसर से चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार 4 ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान अगले 15 दिनों तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा, जिसके माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों, युवाओं और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। प्रत्येक ग्राम रथ रोजाना 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जाकर ध्वनि और दृश्य माध्यम से योजनाओं का प्रचार करेगा। अभियान के तहत कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ऊर्जा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिससे ग्रामीण अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकेंगे। अभियान के दौरान प्रतिदिन संध्या चौपाल का आयोजन होगा, जहां ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। सरकार के रथों को आज झंडी दिखाई गई है और रथ फील्ड में जाकर के क्या संदेश देंगे? देखिए, आज पूरे राजस्थान में ये ग्रामीण रथ जो जयपुर से आए हैं, ये प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। आज हमने ये जिला मुख्यालय से विधानसभाओं के लिए रवाना किया है। आपने देखे होंगे इन रथों में टीवी लगी हुई है, माइक लगा हुआ है और वो अपनी योजनाएं बताता जाएगा और इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी योजना लिखी हुई है। वो योजना की जनता को भी पता लगेगा, लोग देखेंगे। और एक ये पत्रिका है, इसमें उस विधानसभा की सारी उपलब्धियां जो हमारी सरकार ने की है, वो सारे काम इसमें हैं। ये पत्रक भी वितरित होंगे, लोग पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि मेरी विधानसभा में ये सरकार आने के बाद में इतने काम है। कई बार हम लोग काम करते हैं लेकिन जनता को पता ही नहीं, जनता के लिए सब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आप ही देखेंगे तो एक एक योजना इसमें लिखी हुई है, ताकि पता लगे भाई इतना काम हुआ है। और शाम को जहां भी रुकेंगे वहां चौपाल भी करेंगे। और गर्मी का मौसम है तो मैंने अभी कलेक्टर साहब ने पहले कहा भाई हम कुछ ऐसा शरबत का व्यवस्था करें। मैंने कहा नींबू रखो और नींबू पानी भी पिलाओ, तो कम से कम लू भी लोगों को नहीं लगेगी। और बीच में हम 12 बजे से 3 बजे तक ब्रेक इसलिए करेंगे कि बहुत ज़्यादा हीट वे है, इसके कारण से कोई समस्या खड़ी नहीं हो, तो वो भी होगा। सर, गर्मी का मौसम की बात की आपने, शहर में 8-8 घंटे और गांव में 16-16 घंटे की अघोषित कटौती है। दोपहर में 12 से 5 जो पीक आवर्स होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर में 5-5 घंटे लाइट काटी जाती है। और कहते हैं तो फॉल्ट बताते हैं, कोई सुनवाई नहीं। और फॉल्ट 1 दिन 2 दिन 5 दिन से यही हालत है। देखिए, पावर कट अभी नहीं है और यह होता है तो आज ही मैं विभाग के अधिकारी को बुला करके निर्देशित करूंगा, क्योंकि जब इस प्रकार की गर्मी, भयंकर गर्मी है और सरकार ने बिल्कुल मना करा किसी प्रकार का पावर कट नहीं होना चाहिए, किस कारण से अभी दिखा करके अभी बात करके उनको बता देंगे और नहीं होनी चाहिए। तो पानी की भी समस्या है, पानी को लेकर भी काफी शहर में, पुराना शहर में पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए कुछ पैसा हमारे कलेक्टर्सों को कंटेंजेंसी का दे रखा है, जहां आवश्यकता लगती है, हेडपंप लगाना है, टैंकर लगाना, टैंकर की पहले से प्रबंध कर रखा है। जहां पर हमारी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर ठीक पानी नहीं आता तो किस कारण से नहीं आता है, तो वहां हम टैंकर से पानी पहुंचाएंगे। इस समय किसी कीमत पर किसी व्यक्ति को हम प्यासा नहीं रहने देंगे और बिजली में भी हम इतनी कटौती कभी भी नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी के बीच जिला राजकीय श्री सांवरिया जी चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही सामने आई है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बावजूद अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को पिछले 2 दिनों से पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के मेल फीमेल वार्ड और आउटडोर में लगे सभी वाटर कूलर बंद पड़े हैं। पानी की किल्लत सिर्फ मरीजों और उनके परिजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ भी इससे जूझ रहा है। मजबूरी में सभी को बाजार से महंगे दामों में पानी खरीदना पड़ रहा है। गर्मी के इस दौर में अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि हाल ही में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजू ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक में सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खुल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल में ही पानी जैसी जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अन्य व्यवस्थाओं का क्या हाल होगा। फिलहाल मरीजों को राहत देने के लिए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
2023 में संसद से पारित बिल के अब तक लागू न होने से नाराज सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई ने की, जिनके नेतृत्व में आंदोलन ने बड़ा रूप लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव में महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर महिलाओं को गुमराह किया जाता है, लेकिन लागू करने के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान आरक्षण लागू करो और महिलाओं को उनका हक दो जैसे नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार, मीडिया के भाइयों को और मेरी मातृशक्ति को, जो यहाँ आज नरेंद्र मोदी महिला विरोधी नारे लगाती हुई और हमारा महिला आरक्षण बिल है जो लागू करने के लिए यहाँ पहुँची है। सभी महिलाएं दुखी है। आज ओबीसी को क्यों नहीं जोड़ा गया? जोड़ते। आज चलते चुनाव में 70 बुलाकर 5 मिनट में इन्होंने पास करने का, पास क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे मैं पास कर रहा हूँ। पास किस चीज़ को कर रहे हो? पास 2023 में हो चुका, आप इसको लागू करिए। आज हम महिला जितनी भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, सुष्मिता जी बने, नीता डसूजा जी बनी, उसके बाद में हमारे अभी अलका लांबा जी, उनका तो कहना ही क्या है, जब मोदी बोलते हैं तो 1 मिनट में वो धरना प्रदर्शन के लिए महिलाओं को तैयार कर देती है। हम लोग सभी जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट घेरते हैं हर बार। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। क्यों महिलाओं के विरोधी हो रहे? क्या महिलाओं, ओबीसी महिलाएं नहीं है? क्यों नहीं जोड़ रहे? अभी कह रहे जनगणना मैंने नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? जनगणना कराते। क्यों नहीं कराई? अभी लगाकर आज ही, और इस जनगणना को कराओ, ओबीसी को साथ जोड़ो और महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करो, जो हमारा 2023 में पास हो गया। अब पास का झूठे वादे मोदी जी मत करो, ये आपकी नहीं चलेगी। हमारी महिला सड़कों पर उतर गई है। अब हम कतई हर जिले में महिला हमारी आंदोलन कर रही है। हमने जयपुर में बहुत तकड़ा आंदोलन किया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, सारिका सिंह चौधरी जी प्रदेशाध्यक्ष पहुंची, उनके निर्देश अनुसार हम महिलाएं, तो पुलिस का पूरा जाब्ता लगाया गया, हमारे को गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये एक मोदी जी की हवा बना रहे हैं मोदी जी अपने आप को, तो ये नहीं चलेगी। अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी बहनें बीजेपी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है, तो ये क्या है? अरे उनको पूछो, क्या हम विरोध कर रहे हैं बिल का? हम कतई विरोध नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि पास हुआ है उसको तुरंत लागू करो। मोदी जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं लागू कर रहे? और 543 सीटों पर क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब चुप करके बैठ जाते हैं। जब भी कोई भी काम होता है तो मोदी जी चुप धारण कर लेते हैं। और आग लगाने में सबसे आगे था। 1 मिनटों में उन्होंने बिल का करके, और बैनर तख्ती है सब उनके पास लागू थी। पहले उनकी राय की हुई, वो पहले जान चुके थे भी हम कांग्रेस पर डाल देंगे, भी कांग्रेस नहीं करने देती, हम ये नहीं कतई बर्दाश्त करेंगे। हम पूरी सड़कों पर जाम लगाना पड़ेगा तो हम जाम लगाएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पर मातृशक्ति पीछे नहीं हटेगी। हमारा महिला आरक्षण बिल है वो तुरंत लागू करे। लागू करके मोदी जी बताएं, हमारे को जवाब दे महिलाओं को। क्या महिला कोई हकदार नहीं है? क्या महिला चुनाव के हकदार नहीं है? कहाँ नहीं है? हमारी कांग्रेस के राज में देखो, कहाँ नहीं? सोनिया जी, इंदिरा जी, किस किस की बताऊं आपको? सभी महिलाओं में आगे बढ़कर काम किए हैं, टिकटें मिली है, वो प्रधानमंत्री बनी है देश की। तो आप लोग क्यों नहीं महिलाओं के इतने विरोध हो रहे हो? मोदी जी शर्म करो आप। और ये आरक्षण है, ये जल्दी से जल्दी लागू करे तो हम महिलाएं शक्ति कतई कम नहीं, हम सड़कों पर यूं ही उतरेंगे, नहीं करोगे। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर नेशनल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है। फलौदी रेंज के हिंदवाड़ घने वन क्षेत्र में बाघ T2402 का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन कर्मियों को पहाड़ी के शीर्ष पर शव नजर आया, जिसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर डीएफओ मानस सिंह टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत का कारण टेरिटोरियल फाइट माना जा रहा है। पोस्टमार्टम में बाघ के सिर और पीछे के हिस्से पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि इस मामले में वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आशंका है बाघ की मौत करीब 1 माह पहले ही हो चुकी थी। शारदा प्रताप सिंह ने बताया कि बाघ पिछले 1 महीने से कैमरा ट्रैप में नजर नहीं आ रहा था और उसकी तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान क्षेत्र में दूसरे नर बाघ की मौजूदगी भी सामने आई थी, जिससे संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना के बाद पार्क में बाघों की निगरानी और गिनती को लेकर बहस छिड़ गई है। खासकर शावकों की गणना और मॉनिटरिंग को लेकर उठ रहे सवालों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है।
सवाईमाधोपुर से साहिब राम की रिपोर्ट। ये रेंज फलौदी में एक लगभग 3.5 वर्ष का एक टाइगर है जो कि लगभग 1 माह से हमारे कैमरा ट्रैप में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हम इसके लिए सघन सर्च अभियान चला रहे थे रेंज फलौदी, और रेंज फलौदी से जहाँ जहाँ पहले टाइगर गए हैं, जिसमें रेंज इंदरगढ़ है, RBTR का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी इन्हें इस टाइगर को ढूंढा जा रहा था। तो इसके अलावा हमारे को एक इंडिकेशन मिल रहा था इनके ढूंढने के दौरान इस क्षेत्र में फलौदी में जो कैमरा ट्रैप्स लगाए गए थे उसमें दूसरा मेल टाइगर इसकी टेरिटरी में आ रहा था। इससे ये लग रहा था ये टाइगर यहाँ पर नहीं है। तो इस सघन सर्च अभियान में कल रात को हमको एक जानकारी मिली हमारे ही दोनों सूत्रों से कि एक टाइगर जैसा कोई स्ट्राइप का पैटर्न ज़मीन में देखा गया। दोबारा जब हम टीम लेकर गए तो उसको वापस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उस जगह। रात्रि हो गई, आज सुबह से वापस सर्च अभियान चलाया तो सुबह 8:15 बजे टाइगर की बॉडी हमें एक प्लेटो पर रेंज फलौदी नाका हिंदवाड़ पे कालीभाट गांव के क्षेत्र में मिली। सर लगभग कौन कौन से टाइगर्स है जिनका उधर मूवमेंट रहता है, संभवतः किसके साथ फाइट हुई होगी? 2 मेल टाइगर्स हैं जो कि इसके एरिया में हमारे को कैमरा ट्रैप में देखे गए। पॉसिबिलिटी है कि संभवतः 2 टाइगर्स में से किसी एक टाइगर से टेरिटोरियल फाइट में इसको चोट लगी और जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम के दौरान भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे क्षेत्र पोस्टमार्टम के दौरान भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कई जगह वहाँ पर उसके हेड पर और पीछे जो पुट्ठा है उसमें भी कई जगह कैनाइन के पास। अभी सर और मैं आज की डेट में मैच्योर टाइगर्स की बात करें तो 20 मेल टाइगर्स और 20 मैच्योर फीमेल टाइगर्स और सावक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान चैप्टर का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमेरिकी दूतावास के जोनाथन हैमर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि IACC का ये नया चैप्टर राजस्थान और अमेरिका के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और तकनीकी साझेदारी को गहरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार एक पारदर्शी और इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास है बल्कि इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के नए रास्ते खोलना भी है। ये प्लेटफॉर्म प्रदेश के स्टार्टअप्स और उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा। दिया कुमारी के अनुसार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ राजस्थान अब ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए पूरी तरह तैयार है, जो विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की राजस्थान चैप्टर की शुभारंभ कार्यक्रम में आई हूँ और अब ये बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन राजस्थान एंड US वो इम्प्रूव होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारे युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान में और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सही समय पर ये शुरुआत हुई है क्योंकि हम सब बात करते हैं राजस्थान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ये सारे कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी तो हम एक विकसित राजस्थान बना पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। खबर जामनगर से है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक और वनतारा के संस्थापक आनंद अंबानी ने कोलंबिया सरकार को 80 दरियाई घोड़ों की जान बचाने की भावुक अपील की है। कोलंबिया की मैग्डालिनिया नदी में इनकी बढ़ती संख्या के कारण उन्हें मारने का आदेश दिया गया। इसके विकल्प में अनंत अंबानी ने इन जीवों को सुरक्षित रूप से गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा केंद्र में लाने और उनकी आजीवन देखभाल करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने जानवरों को मारने के फैसले को टालने का अनुरोध किया है। अंबानी ने कहा कि सही वैज्ञानिक सोच और करुणा के साथ इन बेजुबानों की रक्षा संभव है। वनतारा ने इसके लिए पशु चिकित्सा विशेषज्ञों, बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सुरक्षित परिवहन की पूरी योजना सौंपी है। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित अनंत अंबानी की ये पहल वन्यजीव संरक्षण के प्रति भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है। जामनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए जयपुर जिले में ग्राम रथ अभियान शुरू किया गया है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहजनक स्वागत हो रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले की 10 ग्रामीण विधानसभाओं की 597 ग्राम पंचायतों में ये रथ 15 दिनों तक निरंतर संचालित होंगे। LED मोबाइल वैन और स्थानीय कला जत्था के माध्यम से ग्रामीणों को 13 विभिन्न विभागों की योजनाओं, कृषि निवेश और नई तकनीकों की जानकारी आंचलिक भाषा में दी जा रही है। रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसके जरिए किसान अपनी समस्याएं और विचार सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप यह अभियान सशक्त किसान, समृद्ध भारत के लक्ष्य को धरातल पर उतारने की महत्वपूर्ण कड़ी है।
जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 181 हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने इस प्रणाली को देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली बताते हुए इसकी कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी राजीव शर्मा ने जयपुर ग्रामीण के एक प्रकरण में परिवादी से सीधे वार्ता कर समाधान की गुणवत्ता जांची। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के सही श्रेणीकरण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। आंकड़ों के अनुसार पुलिस विभाग ने पिछले एक वर्ष में प्राप्त 1,60,292 प्रकरणों में से 95% यानी कि 1,52,444 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि त्वरित फीडबैक और तार्किक निस्तारण की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026 का 15वां संस्करण मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इनबाउंड टूरिज्म पर केंद्रित इस आयोजन में 50 देशों के 195 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी के दौरान बायर्स और सेलर्स के बीच 10,000 से भी अधिक पूर्व निर्धारित B2B बैठकें आयोजित की गई। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि इस मंच ने राजस्थान को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निवेश उन्मुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आयोजन का मुख्य आकर्षण द पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन रही, जिससे देखने के बाद कई ऑपरेटर्स ने इसे अपने ट्रैवल पैकेज में शामिल करने की इच्छा जताई। अंत में विदेशी मेहमानों को राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों का अनुभव कराने के लिए 29 अप्रैल से 3 विशेष FAM टूर्स की शुरुआत की जाएगी। इस मेले का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। JITV का और हर 15वें सफर में जो लगातार कुछ ना कुछ इवॉल्व करा है JITV। इस बार क्या कुछ खास है? मैं प्रेसिडेंट राजस्थान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर महेंद्र सिंह राठौर। ये 15वां एडिशन है JITV का और ख़ास इसलिए है कि GOR जो चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो ये फिक्की ने और डिपार्टमेंट टूरिज्म और MOT ने जो किया है, 187 FTOs आए हैं 50 कंट्रीज से। इससे ये लग रहा है कि इनबाउंड पे आगे आने वाले सीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत उत्साहवर्धक हैं। सभी FTOs B2B भाग के मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है। इसको देखते हुए हमारे पास राजस्थान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर, हम लोग राजस्थान को प्रमोशन के लिए हम फैमिलाइजेशन टूर FAM टूर निकालते हैं। ये कल मॉर्निंग में 8 बजे ललित होटल से निकलेंगे। करीब हमारे पास 90 FTOs हैं जो पूरे राजस्थान पूरा राजस्थान का ये विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल जयपुर से जाएंगे सिरस्का, आबानेरी, रणथंभौर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पुष्कर, मंडावा और जयपुर। ये पूरी डेस्टिनेशन जो है टूरिज़्म की है और ये टूरिज़्म हमारे इंडिया में जो यूरोपियन मार्केट है, आज इंडिया में आने वाला यूरोपियन मार्केट जो आता है वो 60% राजस्थान विजिट करता है। तो इसमें हमने पूरे पोर्ट्स, पैलेसेस, हवेलीज़, डेजर्ट और सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ जितने भी हमने सब कवर किए हैं और ये करीब 7 दिन का टूर है, 6 नाइट 7 डेज़ का। उसमें डेफिनेटली पूरा राजस्थान कवर करेंगे और आगे जाके जो फीडबैक देंगे उसमें टूरिज़्म आगे और बढ़ने की संभावना है और बहुत ही अच्छा ये आयोजन चल रहा है अभी। धन्यवाद सर। जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था अभी, तो डिप्टी CM मैम ने कहा था कि राजस्थान क्योंकि गर्म प्रदेश माना जाता है तो इसमें विंटर्स में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं कि पूरे साल भर टूरिस्ट यहाँ पर आए। तो उसके डायरेक्शन में आप लोगों के क्या कुछ प्रयास आप कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करेंगे? बिल्कुल, डिप्टी मैडम ने कहा, डिप्टी CM मैडम ने कहा, वो बिल्कुल सही है। पहले टूरिज़्म जो इनबाउंड टूरिस्ट जो फॉरेनर्स आते थे वो अक्टूबर से मार्च ही आते थे अपने गर्म प्रदेश होने की वजह से, लेकिन कुछ जो छुट्टियां होती थी स्पेन और इटली के अंदर, तो जून जुलाई में भी कुछ टूरिस्ट यहाँ राजस्थान में आते हैं। और अब हमारा जितने भी हम गवर्नमेंट के साथ मिलके और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म बढ़े और नाइट टूरिज़्म स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो इवनिंग में हम टूरिस्ट को मोनूमेंट्स कराएंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। रात को 11 बजे तक यदि मोनूमेंट्स खुले रहेंगे तो दिन में गर्मी 11 से 4 बजे तक गर्मी रहती है। वो टूरिस्ट जाके होटल में रेस्ट कर सकता है, उसके बाद में वो इवनिंग में कर सकता है, जिससे एक टूरिज़्म को एक नया आयाम और मिलेगा।
है। क्या आपको लगता है कि इस वॉर की सिचुएशन की वजह से राजस्थान की हम स्पेशली अगर बात करें तो टूरिस्ट इफेक्ट हुआ है? देखिए, वॉर की वजह से तो ग्लोबली टूरिस्ट इफेक्ट हुआ है, राजस्थान कोई अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो GITB जो अभी हो रहा है, इसके अंदर जितने बायर्स आए हैं, बड़ी हाई क्वालिटी बायर्स आए हैं। मैं अभी सारे बूथ पे घूम रहा था, होटलर से सबसे बात कर रहा था, जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के बायर्स आए हैं, गुड बायर्स, एंड दैट्स व्हाट दे आर कमिंग हियर। और इसीलिए लोग इन्वेस्ट करके और आते हैं और अपना स्टॉल लगाते हैं। तो ये सारे लोग खुश हैं, ये बहुत ज़रूरी है। भीड़ इकट्ठी करके और काम नहीं हो उसका ज़रूरत नहीं, बट अगर सेलेक्टेड लोग आए और काम मिले, बिज़नेस मिले, वो बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस बहुत है और फिक्की की और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का बहुत बड़ा प्रयास है ये कि इतना बड़ा आयोजन इस मौसम में, इस दुनिया की इस स्थिति के होने के बावजूद भी ये किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। सर, हम सुन रहे थे डिप्टी CM मैम को, उनका प्रयास है कि राजस्थान में पूरे साल भर टूरिस्ट यहाँ पर आए और शायद इसीलिए नाइट टूरिज़्म की भी बात सामने आई थी। तो नाइट टूरिज़्म के लिए वो भी स्पेशली राजस्थान में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या क्या आपको लगता है कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो? देखिए, नाइट टूरिज़्म पे चर्चा काफ़ी टाइम से चल रही है और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत ही इसके लिए जागरूक हैं और वो करना चाहती हैं और उनके प्रयास सतत रहते हैं। और इसी के लिए जो है आमेर, सिटी पैलेस, जितने मोन्यूमेंट्स हैं, रात को खुलने की बात पहले भी खुले और अभी भी खुले रहते हैं। एंड उसके अलावा जो है अलग अलग जगह साउंड एंड लाइट का भी रखें हैं। जयपुर ओल्ड सिटी में बाज़ार वगैरह की भी बात चल रही है कि उनको भी खोले जाएँ। और सरकार जो है अब 24 घंटे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉप्स को परमिशन दे रही है, तो इससे नाइट टूरिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। एंड प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को जब आप देखें तो उसमें बहुत इजाफा होने वाला है। अलवर जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर विकास रथों को रवाना किया। अभियान के तहत विकास रथ गांव-गांव जाकर ऑडियो, वीडियो और प्रचार सामग्री के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं, उपलब्धियों और सेवाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर ने बताया कि ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मददगार साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान पतंगबाजी का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बन गया। प्रशासन को उम्मीद है कि इस अभियान से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे और प्रशासन व जनता के बीच संवाद मजबूत होगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी मैम, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने ग्राम रथों को यहाँ से विकसित भारत ग्राम रथों के यहाँ से उनका आगमन किया है और इसमें हमारे साथ यहाँ पे हमारे लोकल कलाकार भी थे। हमने लोक भाषा में गीत भी गाए हैं जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अलवर में 5 जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं उनके लिए 5 रथों को हमने यहाँ से रवाना किया है। अगले 15 दिनों तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे जो हमने शेड्यूल बनाया है वहाँ रुकेंगी। सरकार के 13 विभागों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ देंगी, इंटरैक्शन होगा, इसमें एक वीडियो चलता रहेगा। और इसके लिए हमने ग्राउंड लेवल पे SDMs, BDOs और तहसीलदार्स को इंचार्ज बनाया है जो इसको रिसीव करेंगे। हर दिन शाम में ये किसी एक जगह पे रुक के एक संध्या चौपाल भी की जाएगी जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोकगीतों के माध्यम से और इन योजनाओं के बारे में जानकारी और सरकार के विभिन्न जो कार्य हैं उनके बारे में उनका साझा किया जाएगा। 5 गाड़ियाँ जाएंगी, सारी जो हमारी रूरल विधानसभाएं हैं अलवर की, यानी जो ग्रामीण विधानसभाएं, हर जगह एक रथ रवाना होगा। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगली में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। बच्चों के लिए तैयार दाल के भगोने में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते चूहे का पता चल गया और दाल परोसने से पहले ही भोजन रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कूल में करीब 120 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। सोमवार को NGO के माध्यम से मिड डे मील सप्लाई किया गया था। जैसे ही दाल का ढक्कन हटाया गया उसमें मरा हुआ चूहा नजर आया, जिससे बच्चों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद शिक्षकों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और दाल को अलग कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह के निर्देश पर जांच शुरू की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं मिड डे मील की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नाम क्या है अपना? हाँ, देवेंद्र सिंह, DO एलिमेंट्री। आज जो आप नंगली में जांच करने आए हैं इसमें आप क्या मिला है? एक शिकायत ही अखबार में भी आया था कि एक मरा हुआ चूहा दाल में मिला है कल के भोजन में। तो उस संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी तरफ से गलती हुई है, कहाँ से ये चूहा कहाँ गिरा है। विद्यालय स्तर से कोई गलती है क्योंकि एक बड़ी भयंकर गलती है ये।
या QRG हैवल्स की तरफ से ये गलती हुई है। इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार जिसकी भी गलती होगी या जहाँ भी लापरवाही मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो वितरण से पहले ही पता लग गया तो फिर स्कूल स्टाफ की तो गलती कहाँ हुई? वितरण से पहले ही पता ये जांच चल का गया। विषय है, ये जांच का विषय है, क्योंकि QRG वाले अपनी बात कह रहे हैं और हम भी या स्टाफ वाले भी अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जांच का विषय है कि ये चूहा कहाँ से गिरा और क्या किसकी इसमें लापरवाही। इसकी जगह अगर मान लो छिपकली होती तो कुछ भी तो हो सकता है ना, तो इसमें नहीं, कार्रवाई तो स्पष्ट निर्देश हैं, विभाग के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी अपन वितरण करें भोजन का MDM का, तो 2 अध्यापकों द्वारा उसको चखा जाए, उसको देखा जाए, उसको चखा जाए, उसके बाद ही बच्चों को भोजन परोसा जाए। तो विभाग के स्पष्ट निर्देश है, उसके तहत सभी स्कूलों में कार्रवाई की जाती है। सभी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा पहले भोजन चखा जाता है, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाता है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। शासन सचिवालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस वर्ष योजना के तहत कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थाटन कराया जाएगा, जिनमें से 50,000 यात्री वातानुकूलित ट्रेन और 6,000 यात्री हवाई जहाज के माध्यम से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। योजना के सफल संचालन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। मंत्री कुमावत ने बैठक में बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वती और प्रमुख मंदिरों की आरती के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। बैठक में शासन सचिव शुचि त्यागी सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय सह संयोजक और सांसद VD शर्मा ने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक और संगठनात्मक रूप से सशक्त करने का प्रमुख माध्यम है। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं में सेवा और समर्पण की भावना विकसित करना है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रशिक्षण को व्यक्तित्व निखारने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इससे संगठन की कार्य पद्धति में एक रूपता आएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण ही भाजपा की असली ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अनुशासन के साथ पार्टी की नीतियों और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों जैसे ERCP और यमुना जल समझौते को जन जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि भाजपा में राष्ट्र पहले, फिर पार्टी और अंत में स्वयं का सिद्धांत सर्वोपरि है। इस अवसर पर कई प्रमुख पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का निगम मुख्यालय पर चल रहा आंदोलन मंगलवार को 9वें दिन खबर लिखे जाने तक जारी रहा। आज अजमेर संभाग के नेतृत्व में भीलवाड़ा, नागौर और ब्यावर आगार के पदाधिकारी अनशन पर बैठे। प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा और अध्यक्ष आनंद सिंह न्याल ने प्रबंधन पर कर्मचारियों के मानसिक शोषण, जबरन ड्यूटी कराने और मेडिकल अवकाश पर अघोषित रोक लगाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 200 फीट और नारायण सिंह सर्किल से रोडवेज बसों को हटाकर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेताओं ने चालकों, परिचालकों से 18 से 20 घंटे काम कराने, वेतन रोकने और अनुबंधित बसों में भ्रष्टाचार की जांच न होने पर रोष जताया। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि सेवानिवृत्ति परिलाभ, चाइल्ड केयर लीव और ग्रेड पे विसंगति जैसे मुद्दों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। धरने में मनीषा मेघवाल और महेंद्र प्रताप सिंह सहित 50 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।